जो टॉपिक पढ़ने जा रहा हूँ मैं वो है एंग्लो मराठा वॉर। एंग्लो मराठा वॉर भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। और जो मराठे थे और जो ब्रिटिशर्स थे, किन सरकमस्टांसेस के चक्कर में आके आपस में लड़ बैठे, तो यही टॉपिक है आज का। मैं हूँ विजय त्रिपाठी। आज मैं एंग्लो मराठा वॉर के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। ये टॉपिक है BA LLB थर्ड सेमेस्टर और BA BEd थर्ड सेमेस्टर का, और इतिहास का एक महत्वपूर्ण विषय है या टॉपिक है। इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो हम पहले मराठों के बारे में जान लेते हैं कि मराठे थे कौन। फिर हम जानेंगे ब्रिटिशर्स यानी ईस्ट इंडिया कंपनी। इन दोनों के बारे में हम पहले इनका बैकग्राउंड समझेंगे और उसके बाद आगे देखेंगे कि ये क्यों आपस में लड़ बैठे और अंततः किसको सफलता मिली। तो हम देखेंगे कि मराठा साम्राज्य, जिसे हम मराठा साम्राज्य के नाम से जानते हैं, उसकी स्थापना यानी उस मराठा साम्राज्य की नींव जो रखी थी वो रखे थे महान छत्रपति शिवाजी ने। शिवाजी ने जिस मराठा साम्राज्य की नींव रखी थी, बाद में पेशवाओं के काल में वो मराठा साम्राज्य, आप मैप में देख सकते हैं कि अटोक से लेके, ये अटोक है और ये कटक है, अटक से लेके कटक तक और दक्षिण में लगभग कर्नाटक तक यानी मैसूर तक, बस निजाम का बीच में ये क्षेत्र छोड़ के और सुदूर दक्षिण में क्षेत्र छोड़ के लगभग संपूर्ण भारत में उन्होंने शासन जमा लिया था। मराठों का उत्कर्ष हुआ जब मुगलों का पतन होने लगा। जिस मराठा वंश की नींव शिवाजी ने रखी थी, उनकी लड़ाई औरंगजेब से हुई थी। चूँकि मुगल औरंगजेब के टाइम पर मजबूत थे, लेकिन फिर भी शिवाजी ने उनसे कड़ी टक्कर दी। शिवाजी ने जब अपना प्रशासन स्थापित किया तो उसमें उनके जो 8 मंत्री परिषद के सदस्य थे, उनमें एक था पेशवा, जो बाद में, जिसे मुख्यमंत्री के रूप में जानते थे, जो बाद में आके पेशवाओं का शासन जब आया तो पेशवा सर्वाधिक शक्तिशाली बन के उभरे। शिवाजी के बाद जब पेशवाओं का टाइम शुरू हुआ, तो जब पेशवा आए तो बालाजी विश्वनाथ, जिनका कार्यकाल था 1713 से 20, बालाजी विश्वनाथ, बालाजी विश्वनाथ की मौत के बाद उनके 18 वर्षीय पुत्र, 18 या 20 वर्षीय पुत्र बाजीराव प्रथम को मराठा साम्राज्य का पेशवा बनाया गया। और मराठा ने, इन्हीं के काल में मराठा संघ का निर्माण किया गया। ये जो फोटो आप देख रहे हैं ये बाजीराव प्रथम की है। इन्होंने एक मराठा संघ का निर्माण 1733 यानी 1733 में एक यूनियन बनाया, जिसे मराठा संघ के नाम से जानते हैं। इस यूनियन में टोटल 5 थे, जिनके मध्य में पुणे यानी पेशवा था, और इनके चारों तरफ 4 राज्य बनाए गए: ग्वालियर, इंदौर, नागपुर और बड़ौदा। नागपुर और बड़ौदा। ग्वालियर में बनाया गया था सिंधिया। इंदौर का जो सरदार था, मराठा सरदार, उसे होलकर बोला जाता था। नागपुर में जो थे उन्हें भोसले बोला जाता था, और बड़ौदा में गायकवाड़, और जो पुणे में थे उन्हें पेशवा कहा जाता था। शनिवार वाड़े का निर्माण भी पुणे में इन्हीं ने, बाजीराव प्रथम ने ही करवाया था। कहने का मतलब है कि जिस मराठा साम्राज्य की नींव शिवाजी ने रखी थी, उसे अगर पीक में पहुंचाने का काम किसी ने किया तो वो थे बाजीराव। बाजीराव ने अपने जीवन काल में 40-41 युद्ध लड़े, एक भी युद्ध वो नहीं हारे। बाजीराव का ये कहना था कि मुगल साम्राज्य पूरी तरह से, मुगल साम्राज्य नामक पेड़ पूरी तरह से सूख चुका है, मतलब एक तरह से सूख चुका है, और अब उसके मुरझाए हुए उस पेड़ की जड़ में कुल्हाड़ी मारने का काम मराठे करेंगे। 1737 में ये अपनी सेना 8 से 10,000 घुड़सवार लेके लाल किले को भी घेर लिया, और मजबूरी में उस टाइम के मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला को इन्हें रिश्वत देनी पड़ी। इन्होंने, जो पेशवा बाजीराव थे, इन्हें महान योद्धाओं में गिना जाता है। अपने जीवन काल में एक भी युद्ध नहीं हारे। जब ये दिल्ली से पुणे वापस लौट रहे थे तो मध्य प्रदेश के खरगोन के पास नर्मदा नदी के किनारे बुखार आया, और उसकी वजह से उनकी वहीं पर मौत हो गई। जब इनकी मौत हुई तब इनके बाद जो अगले पेशवा बने, इनके पुत्र बालाजी बाजीराव बने। बालाजी बाजीराव का जो कार्यकाल है वो है 1740 से 61 तक,
और इन्हीं के कार्यकाल में जो आप मराठा साम्राज्य देख रहे हैं, इन्हीं के कार्यकाल में अटोक से लेके और ये कटक तक और सुदूर दक्षिण में यहाँ तक, बस निजाम का ये क्षेत्र छोड़ दिया जाए तो ऑलमोस्ट पूरे भारत में इन्होंने उत्तर पूर्व का ये क्षेत्र छोड़ दिया जाए, नॉर्थ ईस्ट का, तो बाकी संपूर्ण भारत में उन्होंने अपना राज्य स्थापित कर लिया था। और ये कब किया था? इसी 1740 से 61 के दौरान। बालाजी बाजीराव जब पेशवा थे तो उस टाइम पे रघुनाथ राव और सिंधिया और होलकर और जो पूरा मराठा साम्राज्य संघ था वो सब मिल के उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों को जीता। उन्होंने गुजरात को मिलाया और राजपूताना से लेके पंजाब तक, दिल्ली और आसपास की यहाँ तक कि अवध और बंगाल का क्षेत्र भी उन्होंने अपने साम्राज्य में मिला लिया। बालाजी बाजीराव के काल में ही 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ। पानीपत के तृतीय युद्ध में अब्दाली और मराठे आमने सामने हुए। अहमद शाह अब्दाली और मराठे, जब मराठे विस्तार करते करते कटौक तक पहुँचे, अटोक तक, जो कि अटोक का किला भी है लाहौर में, जब वहाँ तक पहुँचे, वो अटोक का वो वाला क्षेत्र अब्दाली के रीजन में आता था। अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली अफ़गानिस्तान का रूलर था, या उसको दुर्रानी भी कहते हैं, वहाँ का रूलर था। और उसका बेटा उस टाइम के पंजाब, उसके कब्जे में जो पंजाब था, वहाँ का गवर्नर था। मराठे वहाँ पहुँचे और उन्होंने उसके बेटे को मार के वहाँ से भगा दिया। वो भागते हुए अफ़गानिस्तान पहुँचा और उसने अपने पिता को बताया कि मराठे इस तरह से उसका अपमान किए हैं और किले में उन्होंने कब्जा कर लिया है। इस बात से नाराज़ होकर अहमद शाह अब्दाली भारत की तरफ बढ़ा। दूसरा, भारत बुलाने में रुहेलखंड के नवाब नजीबुद्दौला का भी उस महत्वपूर्ण रोल था। साथ में अवध का नवाब भी मराठों से तंग आ चुका था और वो भी चाहता था कि कोई ऐसी बड़ी शक्ति उसका साथ दे जिससे वो मराठों को हरा सके। भारत के कुछ गद्दार राज्य मिलकर अहमद शाह अब्दाली की तरफ से मराठों को 1761 के युद्ध में हरा दिए। चूँकि मराठे उस टाइम पे बहुत बड़ी शक्ति थे, मराठे इतनी आसानी से हारते नहीं, लेकिन उस टाइम पे सर्कमस्टांसेस ऐसे बने कि आसपास के छोटे छोटे और बड़े राज्यों ने उनका साथ ही नहीं दिया। एक तरफ राजपूत भी उनसे नाराज़ थे तो दूसरी तरफ सिख भी उनसे नाराज़ थे। मराठों की एक नीति थी क्षेत्रों को कब्जे में करना और उनसे चौथ और सरदेश मुखी वसूलना, जिसके कारण विभिन्न जातियां उनसे नाराज़ थी। एक दो जाट राजाओं ने उनका साथ दिया, लेकिन इतनी बड़ी मराठा सेना के भरण पोषण के लिए ज़्यादा व्यवस्था हो नहीं पाई। बाद में भूखी हुई मराठा सेना जबरदस्ती यानी कि मजबूरी में उन्हें अब्दाली की सेना के साथ लड़ना पड़ा और हार मिली। जितने भी मराठा सेना नायक थे, या कहें कि सदाशिवराव भाऊ और विश्वास राव जो कि बालाजी बाजीराव के बड़े पुत्र थे, ये भी युद्ध के मैदान में ही मारे गए। बाद में इस युद्ध से जो एक व्यक्ति बचकर आया था वो थे महादजी सिंधिया। और यही सिंधिया 1761 के बाद लूटे हुए मराठा क्षेत्रों को, यानी कि खोए हुए मराठा क्षेत्रों को जीतने में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। तो अब आगे चलते हैं, देखते हैं कि कैसे आगे चल के मराठे उद्भव हुआ। अब आपने देख लिया कि कैसे शिवाजी के बाद पेशवा आए और बाजीराव और बालाजी बाजीराव के काल पे पेशवा और मराठा साम्राज्य अपने पीक पर पहुंच गया। लेकिन 1761 में बहुत सारा महत्वपूर्ण क्षेत्र उन्हें खो देना पड़ा। अहमद शाह अब्दाली के साथ पानीपत के तृतीय युद्ध में उन्हें अपना बहुत सारा क्षेत्र खोना पड़ा। लेकिन अब इसी वजह से चूँकि बहुत सारा क्षेत्र भी चला गया और साथ में बालाजी बाजीराव के चचेरे भाई सदाशिवराव भाऊ और साथ में उनका बड़ा बेटा विश्वास राव भी युद्ध के मैदान में मारे गए, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी सदमा लगा। और सदमा लगने की वजह से कुछ दिनों बाद उनकी मौत हो गई। मौत होने के बाद चूँकि बालाजी बाजीराव के 3 पुत्र थे, बड़े बेटे थे विश्वास राव, दूसरे बेटे थे माधव राव जिन्हें माधव राव प्रथम के नाम से जाना जाता है, और तीसरे बेटे थे नारायण राव। चूँकि अब विश्वास राव की मौत हो चुकी है तो माधव राव को अगला पेशवा बनाया गया और जिनका कार्यकाल था 1761 लेकर 72 तक। माधव राव प्रथम के काल पर, ये है माधव राव प्रथम, और इनके कार्यकाल में जो क्षेत्र ये खो चुके थे मराठे, उस क्षेत्र को इन्होंने वापस प्राप्त कर लिया। जो मराठे अपनी आत्मविश्वास को खो दिया था, वापस से माधवराव के नेतृत्व में उन्होंने अपने आत्मविश्वास को पाया और खोए हुए मराठा क्षेत्रों को वापस से जीत लिया। माधवराव की सहायता पानीपत के तृतीय युद्ध से बचे हुए महादजी सिंधिया ने किया।
महादजी सिंधिया की मदद से माधवराव द्वितीय अपने खोए हुए क्षेत्रों को जीते और फिर से मराठा साम्राज्य को अटोक से कटक तक की सीमा पर फैला दिया। लेकिन दुर्भाग्य से 1772 में इनकी टीबी से मौत हो गई। 1772 में ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस नाम के एक बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है, जिसकी वजह से इनकी मौत हो गई। चूँकि आज टीबी की बीमारी का इलाज तो है जो 6 महीने में ठीक भी हो सकते हैं, उस टाइम पे ये लाइलाज बीमारी थी जिसका कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं था। आयुर्वेद ही एक माध्यम था, लेकिन आसान नहीं था कि किसी भी पेशेंट को बचाया जा सके। बहुत कम उम्र में माधवराव काल के गाल में समा गए। जब ये इनकी मौत हुई तब मराठों में एक प्रमुख सरदार हुआ करते थे जिनका नाम था रघुनाथ राव। रघुनाथ राव बालाजी बाजीराव के चचेरे भाई थे। ये पेशवा बनना चाहते थे। माधवराव के मौत के बाद रघुनाथ राव चूंकि पेशवा बनना चाहते थे, लेकिन जो नाना फडणवीस उस टाइम पे मराठा सरदारों के जो प्रमुख नाना फडणवीस थे, उन्होंने बालाजी बाजीराव के तीसरे पुत्र नारायण राव को पेशवा बना दिया। बालाजी बाजीराव के 3 पुत्र थे, विश्वास राव जिनकी मौत हो चुकी है, माधवराव जिनकी अभी टीबी से मौत हुई है, और तीसरे बेटे थे नारायण राव। लीगली वही पेशवा बनेंगे, लेकिन रघुनाथ राव यहाँ पर पेशवा के पद पर दावा ठोकते हैं और कहते हैं कि मराठा साम्राज्य के इतने बड़े को विस्तार देने में मेरा बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और मैंने ही मराठा साम्राज्य को इतने बड़े एरिया में फैलाया है, तो मुझे भी पेशवा बनना चाहिए। लेकिन नाना फडणवीस रघुनाथ राव को पेशवा ना बना के नारायण राव को पेशवा बना देते हैं, जिस बात से रघुनाथ राव को काफ़ी नाराज होते हैं। रघुनाथ राव ने धोखे से नारायण राव के बॉडीगार्ड से उनकी हत्या करवा दी। यानी अपने भतीजे की ही हत्या किसने करवा दी? रघुनाथ राव ने, और खुद को बना दिया, घोषित कर दिया पेशवा। आप देखेंगे जो फर्स्ट कर्नाटिक वॉर है, हाँ फर्स्ट कर्नाटिक वॉर है, उसमें आप देखेंगे कि नारायण राव उनको माधवराव के बाद नारायण राव जो पेशवा बनते हैं, रघुनाथ राव को ये बात पसंद नहीं आती और वो अपने ही भतीजे की हत्या करवा देते हैं। बाद में नारायण राव की जो बीवी थी गंगाबाई, उन्होंने उनकी मौत के बाद विधवा थी वो, चूँकि उनके पति की डेथ हो गई थी, उन्होंने नारायण राव के एक बच्चे को जन्म दिया जिनका नाम दिया गया सवाई माधवराव, या फिर आप माधवराव सेकंड या फिर माधवराव नारायण राव, आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन ज़्यादा ईजी होगा कि आप उन्हें सवाई माधवराव या फिर माधवराव सेकंड कहें। जब एक नया पुत्र जन्म लिया, ये नारायण राव ने इसको मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि चूँकि नारायण राव के मौत के बाद इसका जन्म हुआ है, इसलिए मैं इसे लीगल पेशवा नहीं मानता या उत्तराधिकारी नहीं मानता। चूँकि जैसे ही बच्चा पैदा हुआ, उस टाइम के जो मराठा प्रमुख थे नाना फडणवीस, वो मराठा संघ की बैठक बुलाए और 12 अन्य सरदारों के साथ मिलकर उन्होंने सवाई माधवराव को अगला पेशवा घोषित कर दिया। अगला पेशवा जब माधवराव को घोषित कर दिया, ये बात रघुनाथ राव को बिल्कुल पसंद नहीं आई। वो अपना पद छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे और इस वजह से वो कहाँ पहुँच गए? अंग्रेजों की शरण में। ध्यान देने वाली बात है, फिर से एक बार रिपीट करके मैं बता दूं ताकि चीज़ें आपको आसानी से समझ आ जाए। मराठा साम्राज्य की नींव रखी थी किसने? शिवाजी ने। शिवाजी के बाद मराठा साम्राज्य जो था वो पेशवाओं के दौर में पहुंचा और बालाजी विश्वनाथ के बाद जब बाजीराव प्रथम का काल आया तो उन्होंने मराठा साम्राज्य को, पूरे साम्राज्य को अपने संघ यानी सरदारों के बीच में बांट दिया। ग्वालियर में सिंधिया, इंदौर में होलकर, नागपुर में भोसले और बड़ौदा में गायकवाड़ और पेशवा खुद पुणे में बैठा। और इस तरह से ये जब भी इनको ज़रूरत होती थी अपने सरदारों के साथ अन्य अन्य क्षेत्रों को जीतते, सरदेश मुखी और चौथ वसूलते और धीरे धीरे करके इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार करना शुरू किया। बाजीराव प्रथम 40 से 20 साल के काल में 40-41 युद्ध लड़ते हैं और एक भी युद्ध वो हारते नहीं हैं। बुखार से उनकी मौत होने के बाद जब उनके बेटे बालाजी बाजीराव का कार्यकाल आया, यानी वो जब पेशवा बने, तो उनके कार्यकाल में अटोक से कटौक तक मराठा साम्राज्य की सीमाएं छूने लगी और बाद में उन्हीं के इसी सीमा विस्तार के कारण ही उनका जो सामना हुआ वो अहमद शाह अब्दाली से हुआ पानीपत के तृतीय युद्ध में। चूँकि सेनाएं जो इनकी सेना थी बड़ी सेना थी, लेकिन राशन पानी खत्म हो जाने के कारण काफ़ी दिनों से भूखी थी। युद्ध हुआ और युद्ध के मैदान में मराठों को करारी शिकस्त मिली। काफ़ी जनरल्स मारे गए, काफ़ी कमांडर्स मारे गए, सैनिक भी मारे गए। वहाँ से किसी तरह भागने में सफल हुए थे सिर्फ एक जनरल जिनका नाम था महादजी सिंधिया। सिंधिया वहाँ से भाग के आए।
चूंकि इस युद्ध में सदाशिवराव भाऊ और विश्वासराव की डेथ हो गई, जिसकी वजह से बालाजी बाजीराव जो थे उनकी सदमे से मौत हो गई। एक तरफ भाई है, एक तरफ बेटा है, और ये सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर पाए, जिससे उनकी मौत हो गई। उसके बाद उनके दूसरे बेटे माधवराव प्रथम को मराठा पेशवा बनाया गया, जिन्होंने उन खोए हुए क्षेत्रों को वापस जीत लिया महाजी सिंधिया की मदद से, और वापस से मराठा साम्राज्य जितने एरिया में फैला हुआ था और मराठा सान को वापस से स्थापित करने में उन्होंने सफलता अर्जित की। दुर्भाग्य से टीबी से उनकी मौत हुई, और उनकी मौत के बाद उनके तीसरे बेटे नारायण राव को पेशवा बनाया गया। चूँकि माधवराव नारायण राव अगले पेशवा लीगली वही हैं, लेकिन रघुनाथ राव नाम के जो उनके चाचा थे वो भी पेशवा बनना चाहते थे। उसके पीछे उन्होंने ये तर्क दिया कि मराठा साम्राज्य का आज जो सीमाएं हैं वो मेरी वजह से ही है, और मैं भी पेशवा बनूंगा। चूँकि लीगल नारायण राव ही थे तो उन्हें बना दिया गया, लेकिन रघुनाथ राव ने उनकी हत्या करवा दी उनके ही बॉडी गार्ड से। कहते हैं कि कुछ गार्दी मुसलमान थे उनके बॉडी गार्ड, जिन्होंने उनको डिनर के बाद उनकी हत्या कर दी। बाद में रघुनाथ राव पेशवा बने, लेकिन जो नारायण राव की बाई गंगाबाई थी, उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया जिसका नाम था सवाई माधवराव। सवाई माधवराव या फिर माधवराव नारायण राव या फिर माधवराव सेकंड। चूँकि माधवराव पहले एक आ चुके हैं नारायण राव के जो बड़े भाई हैं, इसलिए इनका माधवराव नाम रखा गया, तो उन्हें सवाई माधवराव या माधवराव सेकंड कहा गया। उस छोटे बच्चे को उस टाइम के मराठा संघ के प्रमुख नाना फडणवीस तथा 12 सरदारों के साथ मिलकर, प्रमुखों के साथ मिलकर यह निर्णय लिया गया कि सवाई माधवराव ही अगले पेशवा बनेंगे। इस बात से रघुनाथ राव नाराज हुए, और वो नाराज होकर पद छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए नाराज होकर पुणे छोड़कर वो भाग गए। और भाग के कहाँ पहुँचे वो पहुँचे अंग्रेजों के पास। अंग्रेजों के पास पहुंचे सूरत, और सूरत में उन्होंने अपने पद को वापस प्राप्त करने के लिए अंग्रेजों से सहायता मांगी, और इस सहायता के चक्कर में उन्होंने एक संधि की जिसे ट्रीटी ऑफ सूरत कहा जाता है। सूरत की संधि के नाम से जानते हैं, और ये संधि हुई थी 1775 में। अब इस टॉपिक में 4 महत्वपूर्ण संधियां हैं, 4 महत्वपूर्ण संधियां हैं। ये संधियां ही इम्पोर्टेंट हैं जिन्हें हमें ध्यान रखना है। इस टाइम तक मराठे इतने कमज़ोर नहीं थे। मराठा साम्राज्य एक बड़ा साम्राज्य था और काफ़ी शक्तिशाली था। दूसरी तरफ ब्रिटिशर्स थे, जिन्होंने अभी कुछ ही दिनों पहले प्लासी और बक्सर के युद्ध में जीतकर बंगाल में कब्जा किया है, और बंगाल से काफ़ी धन लूटकर वो अपनी सेना और क्षमता का विस्तार करना चाहते हैं। इसी कड़ी में उनका सामना, चूँकि वो साम्राज्य विस्तार करना चाहते थे और मराठे अपनी सुप्रीमेसी को बरकरार रखना चाहते थे, इसीलिए इनका आज नहीं तो कल इनका आमना सामना होना निश्चित था। इसलिए इन्होंने इनके बीच में संघर्ष हो गया, और ये संघर्ष का मौका दिया मराठों ने ही। जब रघुनाथ राव अपना क्षेत्र, अपना पेशवाई न छोड़ते हुए वो पहुंचे अंग्रेजों के पास, उन्होंने सूरत की संधि की। सूरत की संधि के शर्तों के अनुसार ये तय किया गया कि अगर तुम मुझे 2500 सैनिकों की सहायता दोगे तो मैं तुम्हें सालसेट और बसीन नाम के 2 आइलैंड है ये दे दूंगा। साथ में सूरत और भरूच से जो भी इनकम होती है पेशवा को, उसका कुछ भाग अंग्रेजों को दे दिया जाएगा। ये संधि किसने की थी? रघुनाथ राव, जो कि अब ऑफिशियल पेशवा नहीं है, लेकिन अंग्रेजों के साथ इन्होंने संधि कर ली। उस टाइम पे ईस्ट इंडिया कंपनी की 3 प्रेसिडेंसियां हैं, एक बंगाल, एक बॉम्बे और तीसरी मद्रास। जो बंगाल का जो गवर्नर है वो मुख्य है, यानी कि बंगाल के गवर्नर रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत भारत की जो दो अन्य प्रेसिडेंसियां हैं और उनके गवर्नर बंगाल के गवर्नर के अधीन है, यानी कि वो कोई संधि और युद्ध करने के लिए स्वतंत्र नहीं है। सूरत की संधि जब बंगाल पहुंची, और वॉरेन हेस्टिंग्स उस टाइम पे गवर्नर हुआ करता था बंगाल का, उसने सूरत की संधि को मानने से इनकार कर दिया, और उसने एक अगली संधि करने के लिए अपने एक कर्नल को भेजा पुणे, और उसने कहा कि जाओ पुणे से एक संधि करके आओ। नाना फडणवीस के सामने ये उपस्थित हुआ, जिसका नाम था कर्नल ऑप्टन। कर्नल ऑप्टन गया और नाना फडणवीस के साथ इसने एक नई संधि की, जिसे ट्रीटी ऑफ पुरंदर के नाम से जाना जाता है। ट्रीटी ऑफ पुरंदर के नाम से इसे जाना जाता है, जो 1776 में हुई थी। इस संधि के तहत सालसेट छोड़कर बाकी के क्षेत्र वापस ले लिए गए, और ये तय किया गया कि अंग्रेज यानी ईस्ट इंडिया कंपनी रघुनाथ राव की कोई मदद नहीं करेगी। हम रघुनाथ राव को 15,000 की पेंशन दे देंगे और वो नागपुर में आके रह सकता है। यहाँ पर वॉरेन हेस्टिंग्स बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहता था।
वो जानता था कि मराठे काफ़ी शक्तिशाली हैं और ईस्ट इंडिया कंपनी के पास अभी इतनी मिलिट्री पावर नहीं है कि वो मराठों का सामना कर सके। उसे ये था कि अभी हम बिल्कुल शांत रहकर धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाए, फूंक फूंक कर चलें, क्योंकि अभी नया नवेला राज्य उन्होंने स्थापित किया है बंगाल में और मराठों से वो उलझ कर कोई रिस्क मोल नहीं लेना चाहते। मराठे मजबूत थे और ये बात वो जानता था, इसलिए वो मराठों से सामने से बिल्कुल भिड़ना नहीं चाहता था। इसलिए उसने एक कर्नल ऑप्टन को भेजा ताकि एक ऐसी संधि करके आए वो जो एक सम्मानजनक संधि हो, जिससे मराठे नाराज ना हो। इस संधि के तहत ये तय किया गया कि जो मराठे हैं वो किसी भी विदेशी यूरोपीय कंपनी को अपने राज्य पे ना तो व्यापार करने की परमिशन देंगे और न वो अपने सेना में उन्हें शामिल करेंगे। ये तय किया गया और ये शर्तें मान ली गई। ये दोनों संधियाँ, जो कि एक सूरत की संधि है और दूसरी पुरंदर की संधि है, ये दोनों संधियाँ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से साइन करने के लिए भेजी गई। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने दोनों संधियों का एग्जामिन किया और उन्हें लगा कि पुरंदर की संधि में नहीं बल्कि सूरत की संधि में ज़्यादा फायदा है, इसलिए उन्होंने पुरंदर की संधि को खारिज कर दिया और सूरत की संधि को अप्रूव कर दिया। जिसकी वजह से जब सूरत की संधि अप्रूव हो गई तो नाना फडणवीस ने जो संधि में एक शर्त थी कि किसी भी यूरोपीय व्यापारिक कंपनी को वो अपने राज्य में शरण नहीं देंगे या फिर व्यापार करने की परमिशन नहीं देंगे, उन्होंने भी संधि का उल्लंघन किया और उन्होंने फ्रेंच कंपनी को अपने राज्य में व्यापार करने की परमिशन दे दी। यानी कि एक बंदरगाह जो मुंबई के निकट था वो बंदरगाह उन्होंने फ्रांसीसियों को सौंप दिया। इस बात से ईस्ट इंडिया कंपनी काफ़ी नाराज हुई और ईस्ट इंडिया कंपनी ने फैसला किया कि अब वो क्या करेंगे, सैनिक कार्यवाही करेंगे। 1779 में अंग्रेज यानी ईस्ट इंडिया कंपनी एक सेना लेकर आगे बढ़ी, जिनका सामना महादजी सिंधिया से हुआ। अब महादजी सिंधिया, मैंने पहले ही बताया था कि जो मराठे 1761 में हारे, महादजी सिंधिया जिंदा वापस लौटे थे। माधवराव के साथ मिलकर उन्होंने आपस से उन खोए हुए क्षेत्रों को जीतने में उनकी मदद की। अब जब फिर से एक बार ज़रूरत है मराठों की, एक बार फिर से महादजी सिंधिया आ गए। महादजी सिंधिया अपने सेना के साथ अंग्रेजों को तालकोटा के पहाड़ी क्षेत्र पर लेके गए। माउंटेन पासेस के बीच में अंग्रेजों को फंसा दिया। उन्होंने ऐसे लालच दिया कि वो वहाँ पर आ जाए और उन्होंने उन्हें माउंटेन्स के बीच में फंसा लिया। कहाँ पर? तालेगांव में, माउंटेन पासेस के बीच में। अब उन्होंने ऐसे ट्रैप में फंसाया कि अब उनको निकलने के लिए बड़ी मुश्किल, यानी कि असंभव ही था एक तरह से। दूसरा काम उन्होंने क्या किया कि आसपास के जो फार्म लैंड थे, यानी कि जो जहाँ पर फसलें उगी थी, उनको जला दिया गया और जो कुएं थे, कुएं में जहर मिला दिया गया ताकि उनका राशन पानी की व्यवस्था ख़त्म कर दी जाए। मजबूरी में ईस्ट इंडिया कंपनी को हमला करना पड़ा और वो युद्ध में हार गए। हारने के बाद उन्होंने मराठों के साथ एक नई संधि की, जिसे ट्रीटी ऑफ बड़गांव के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर आप ध्यान देना कि एक तो सूरत की संधि हुई 1775, फिर हुई पुरंदर की 1776 और अब हो रही है बड़गांव की 1779। 1779 की संधि में यह तय किया गया कि 1700 पुरंदर की संधि से पहले तक जितना क्षेत्र था मराठों का वापस कर दिया जाए और रघुनाथ राव को कोई भी मदद न दी जाए बल्कि मराठों को सौंप दिया जाए। और मराठों ने ये तय वादा किया कि रघुनाथ राव की सुरक्षा की जिम्मेदारी मराठों की है, उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। कुछ चीज़ें ऐसी फिक्स की गई और साथ में ये कहा गया कि ट्रीटी ऑफ बड़गांव जो थी वो जो भी क्षेत्र थे 1775 के आसपास मराठों को वापस देने थे और रघुनाथ राव की मदद भी नहीं करनी थी। हाँ, साल सेठ अंग्रेजों को मिल जाता है इसके तहत। अब ये जो संधि थी फिर किसके पास पहुंची? वॉरेन हेस्टिंग्स के पास। वॉरेन हेस्टिंग्स ने फिर से क्या किया कि वॉरेन इस वाली संधि को अप्रूव नहीं किया और उसने क्या किया कि अपने एक जनरल, जिनका नाम था, क्या नाम था, गोडार्ट को भेजा और उसे आर्डर दिया कि जाओ अहमदाबाद के क्षेत्र को जीत के आओ। और दूसरा था कैप्टन पोपम और उसको बोला कि जाओ ग्वालियर वगैरह एरिया को जीत के आओ। वो गया, पोपम गया और ग्वालियर में कब्जा कर लिया। गोडार्ड गया और अहमदाबाद वाले क्षेत्र पर कब्जा कर दिया। बाद में जब सिंधिया ग्वालियर को जीतने जा रहे थे तो उनका सामना हुआ जनरल कैमक से और कैमक ने उन्हें सिपरी के मैदान में सिंधिया को युद्ध में हरा दिया और मजबूरी में सिंधिया को उनके साथ एक नई संधि करनी पड़ी और ये संधि हुई थी 1782 में, जिसे ट्रीटी ऑफ शालवाई कहते हैं।
ट्रीटी ऑफ सालबाई कहते हैं। यानी कि मराठे, एक बार इसको फिर से देखेंगे कि सूरत की संधि में हुई, और सूरत की संधि को ना मानते हुए वॉरेन हेस्टिंग ने पुरंदर की संधि की। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने पुरंदर ऑफ संधि को खारिज करके सूरत की संधि को अप्रूव कर दिया, और फिर उन्होंने फ्रांसीसियों को एक बंदरगाह दे दिया, जिसकी वजह से युद्ध हुआ। युद्ध में एक बड़गांव की संधि हुई, और बड़गांव की संधि में अपने जीते खोए हुए क्षेत्रों को मराठे वापस पा गए। बाद में उन्होंने फिर अपने 2 जनरल गोडार्ड, पोपम और कैमक को भेजा, जिन्होंने मराठों को जगह जगह पर हरा दिया, और सिंधिया को भी सिपरी के मैदान में कैमक ने हरा दिया, जिसकी वजह से ट्रीटी ऑफ सालबाई हुई। और इस सालबाई की जो ट्रीटी के तहत सिर्फ सालसेट अंग्रेजों को दिया गया, बाकी क्षेत्र वापस इनसे ले लिए गए, और ये तय किया गया कि रघुनाथ राव की सुरक्षा की जिम्मेदारी मराठे लेंगे, जिन्हें पेंशन देने की बात कही गई। इस तरह से ये युद्ध समाप्त हुआ। अब हम मिलते हैं अगले टॉपिक में, जब हम सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर पढ़ेंगे। धन्यवाद।